गुमराह एपिसोड 253। हमारी कार की हेडलाइट्स ने मज़दा में मौजूद दोनों अशखास को हमारी तरफ मुतवज्जो कर दिया था और उन्होंने हमें पहचानने में भी देर नहीं लगाई थी। मुझे गाड़ी रोकते देखकर ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने खिड़की से हाथ बाहर निकालकर हमें अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया और अपनी कार आगे बढ़ा दी। मैंने भी उसकी तकलीद की और उसके पीछे पीछे चलने लगा। आबी ने खिड़की से सर निकालकर दूसरी सड़क का जायजा लेते हुए कहा, ओए जिलानी, ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया है। किसी बस ने कार को बुरी तरह रगेद के रख दिया है, इसीलिए ट्रैफिक जाम हो गया यहाँ। ये कराची है भाई, यहाँ से तमाशे जगह जगह देखने को मिलते हैं। हाँ यार, इस शहर में ज़िंदगी बड़ी अर्जा शह हो गई है, परवाही नहीं है किसी को भी किसी की। उसी वक्त आगे जाती हुई मज़दा की रफ्तार कम होना शुरू हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सड़क के किनारे रुककर खड़ी हो गई। मैंने भी अपनी कार उसके साथ ही रोक दी। मज़दा में से वही शख्स उतरकर बाहर आया जिससे पहले भी मेरी बातचीत हुई थी। मैंने खिड़की से सर निकालकर उससे पूछा, क्या बात है भाई, यहाँ गाड़ी क्यों रोक ली तुमने? क्या फिर कोई ताक़ुब में लग गया हमारे? वो मेरे करीब आकर बोला, आप दोनों बाहर आ जाएं जनाब, अब इस गाड़ी में मज़ीद आगे जाना मुनासिब नहीं है। मैं दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से बाहर निकलते हुए बोला, क्यों, ऐसी क्या बात हो गई इस गाड़ी में? मुझे तो कोई ख़राबी नज़र नहीं आती। दूसरी तरफ से आबी भी उतर आया था। हम दोनों उसके पास पहुंचे तो वो बोला, ये कार जिसमें आप दोनों सफ़र कर रहे हैं उस जर्मन सनतकार अलेक्जेंडर की मिल्कियत है जिसे आबी साहब ज़ख्मी कराए हैं। मुझे शुबा है इस कार में कुछ ऐसे खुफिया आलात भी नस्ब होंगे जो इस गाड़ी के बारे में एक एक लम्हे की इत्तला किसी जगह पहुंचा रहे होंगे और इसमें बैठकर आपने जो गुफ्तगू की होगी उसका एक एक लफ्ज़ या तो कोई सुनता रहा होगा या कहीं रिकॉर्ड होता रहा होगा। लिहाजा इस गाड़ी को वहाँ ले जाना किसी भी तरह मुनासिब नहीं होगा जहाँ आप दोनों को हम ले जा रहे हैं। अगर ये हमारे साथ हुई तो दुश्मन को वहाँ पहुँचने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। आबी ने हैरत से आंखें फाड़कर कहा, अच्छा, तो क्या अब तक हम जो बातें करते रहे हैं या जहाँ से भी गुजरे हैं उसकी उन्हें खबर होगी? मैंने शुबे का इज़हार किया जनाब, यकीन से इसलिए कुछ नहीं कह सकता कि मैंने उस गाड़ी का जायज़ा नहीं लिया है। उसे अच्छी तरह चेक किए बगैर मैं कुछ नहीं कह सकता और इतना वक्त भी हमारे पास नहीं है कि इसे चेक किया जा सके। यूँ भी ये गाड़ी हमारे तो किसी काम की है नहीं, फिर हम क्यों इस पर अपना वक्त बर्बाद करें? आप दोनों हमारी गाड़ी में आ जाइए, इसे हम यहीं छोड़ जाते हैं। हाँ भाई, इस मुसीबत से जान छुड़ा ही लेना चाहिए हमें, पता नहीं कब ये हमें किसी रांदन में उतार दे, मैंने कहा और मज़दा की तरफ बढ़ गया। मैं और अभी मज़दा की पिछली सीट में धंस कर तो वो एक बार फिर फराटे भरने लगी। मैंने आगे बैठे हुए अशखास को मुखातिब करके कहा, दोस्तों, तुम हमारे लिए इतनी भागदौड़ कर रहे हो लेकिन हमें अब तक अपने ऐसे मेहरबान दोस्तों के नाम तक मालूम नहीं हो सके हैं। वही शख्स बोला, यह हमारी बदकिस्मती है जनाब, हालांकि हम आप दोनों को खूब अच्छी तरह जानते हैं। यूँ भी आप दोनों खासी शोहरत के मालिक हैं, हमारी तरह कोई गुमनाम आदमी नहीं है। मुझे आप अनवर कमाल कह सकते हैं और ये मेरा साथी है गुलजमान, बड़ी खूबियों और बेपनाह सलाहियतों का मालिक है ये। इसे भी दुश्मनों ने अपने नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए इस्तेमाल किया था। बहुत कम उम्री में ये उनके हत्थे चढ़ गया था। इसकी बड़ी ज़बरदस्त तरबियत की थी उन्होंने, लेकिन इसे जब ये मालूम हुआ कि वो इसके हाथों इसके अपने ही मुल्क की बर्बादी चाहते हैं तो इसने उन्हीं के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। इसे मुल्क दुश्मनों से बरसरे पैकार देखकर फिरोज साहब ने इसे अपनी सरपरस्ती में ले लिया। गुलजमान की वजह से हमने दुश्मन को बहुत नुकसान पहुँचाया है। उसके बहुत से आदमी और कई अहम अड्डे गुलजमान की निशानदही पर तबाह कर दिए हैं मैंने। आफरीन है भाई गुलजमान तुझ पर। काश हमारे मुल्क के नौजवान तेरी तरह वतन की अहमियत को समझ सके। काश वो जो दूसरों की खातिर मादर वतन को लहू से गसल देने पर कमर बस्ता है, कत्ल गारत और डाका ज़नी जिनका शार बन गया है, ये समझ सकें कि उनका ये अमल खुद उनकी और उनके ख़ानदान की बर्बादी का बायस बन रहा है। वतन की आज़ादी का सौदा करने के बाद खुद उनके लिए ज़मीन का कौन सा गोशा बाकी रहेगा जहाँ वो अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक गुजार सकेंगे? आबी बोला, यार अनवर कमाल, वो कार कहाँ गायब हो गई भाई जिसके पीछे लगकर तुम आए थे? उसका तो पता ही नहीं चला कुछ अब तक। अरे आपने देखा नहीं उसे? कमाल है भाई, हालांकि सारा ट्रैफिक जाम कर रखा उस गाड़ी ने। कौन सा ट्रैफिक जाम कर रखा उसने? वो जो कारसाज पर ट्रैफिक रुका हुआ है उसकी बात तो नहीं कर रहे तुम? आबी हैरानी से बोला, बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूँ मैं। वो सारा ट्रैफिक उसी कार ने रोक रखा है वहाँ। मुझे तो वहाँ वो कार नज़र नहीं आई कहीं भी, फिर उसने कैसे ट्रैफिक जाम कर दिया? वहाँ तो शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है। हाँ जनाब, हुआ तो एक्सीडेंट ही है, मगर वो खुद ही नहीं हो गया, कराया गया है और तबाह होने वाली कार वही है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। अब आया समझ में आपकी? उसी कार के हादसे ने पूरी सड़क बंद कर दी है। अच्छा, मगर ये हुआ कैसे? मेरा मतलब है उसे बस ने किस तरह टक्कर मार दी? आबी के साथ मैं भी हैरान हुआ। वो बस हमारी कार के साथ साथ दौड़ रही थी और कार हमारे आगे थी। बस को देखकर मेरे जहन में एक तरकीब आ गई। मैंने साइलेंसर लगे हुए पिस्तौल से बेआवाज़ फायर करके कार का एक टायर फाड़ दिया। टायर के फटते ही कार बुरी तरह लहराती हुई एकदम बस के आगे आ गई।
नतीजे के तौर पर बस ने उसका कचूमर बना के रख दिया। उस हादसे के बाद ही हमने अपनी कार दूसरी सड़क पर मोड़कर रोक दी थी। मैंने कार से उतरकर हादसे के मकाम पर जाकर उसको देखा था। उसमें ड्राइवर और अलेक्जेंडर की हसीन सेक्रेटरी के सिवा कोई ना था, और उन दोनों की जो हालत थी उसे देखकर तो ये सोचा भी नहीं जा सकता कि उनमें से कोई जिंदा भी बच गया होगा। अनवर कमाल ने बताया। यानी उनकी बिल्कुल छुट्टी कर दी तुमने? बिल्कुल इस दुनिया से गुजार दिया उन्हें। आबी मुस्कुरा कर बोला, हाँ जी, मेरे नज़दीक ऐसे लोग दूसरों की बर्बादी जिनका नस्बुलैन हो किसी भी तरह हमदर्दी या रहम के मुस्तहक नहीं होते। सच कहते हो तुम। कुत्ता बड़ा वफादार जानवर है, लेकिन अगर कभी पागल हो जाए तो दूसरों की सलामती के लिए उसे मार देना ही बेहतर होता है। बातों के दौरान हमें यह पता ही न चल सका कि हम किन रास्तों से गुजरते हुए किधर जा रहे हैं। चौंका तो मैं उस वक्त जब मैंने कार को एक खुशनुमा और आलीशान कोठी के पोर्च में रुकते देखा। मैंने अनवर से कहा, ये तुम कहाँ ले आए हो हमें? वो मुस्कुराते हुए अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर उतरते हुए बोला, आप फिक्र ना करें, किसी गलत जगह नहीं लाए हम आपको। आइए अब बाहर आ जाएं आप भी। फिरोज साहब ड्राइंग रूम में आपके मुंतजर बैठे हैं। मैंने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर कदम रखते हुए कहा, तुम तो यार अपने नाम की तरह आदमी भी कमाल के लगते हो। तुम भी मेरे साथ ही इस गाड़ी में मौजूद थे, फिर तुम्हें ये कैसे पता चल गया कि फिरोज साहब ड्राइंग रूम में हमारा इंतजार कर रहे हैं? वो हंसकर बोला, बाबा इज़ाक के आस्थाने पर जाने लगा हूँ मैं आजकल। ये छोटी मोटी करामात उन्हीं से मिली है मुझे। अच्छा, तो उस फ्रॉडिये के पास करामात भी हैं? अपने मुतक़िदीन को वो करामात भी दिखाया करता है क्या? हाँ, क्यों नहीं, ऐसे ही तो इतने सारे लोग उसका दम नहीं भरने लगे हैं। ज़रूरतमंदों के बहुत काम आता है वो। हम ड्राइंग रूम में दाखिल हुए तो वहाँ सचमुच फिरोज मौजूद था। उस वक्त वो बिल्कुल ही अकेला था। हमें देखकर वो अपनी जगह से उठा और नहायत खंदा पेशानी से हमारा इस्तकबाल किया। मुझे और आबी को उसने अपने साथ ही सोफे पर बिठाया और अनवर कमाल से कहा, कोई और मुसीबत तो पीछे नहीं लग गई थी दोबारा? अच्छी तरह देखभाल लिया था ना? यस सर। उसके बाद फिर कोई नहीं आया। शायद उन्हें उन दोनों के अंजाम की अभी खबर नहीं हो सकी है। ठीक है, अब तुम बाहर जाओ और आसपास का चक्कर लगा कर देखो, कोई तुम्हारी लालमी में यहाँ तक ना पहुँच गया हो। जी बहुत बेहतर सर, वैसे मुझे इत्मीनान है, लेकिन आपका हुक्म है तो मैं इलाके का जायजा लेकर मजीद इत्मीनान किए लेता हूँ। अनवर कमाल फौरन ही उल्टे कदमों बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद फिरोज मुझसे बोला, हाँ भाई गुलाम जिलानी, आप कहो क्या बात है? मुझसे मिलने की ऐसी कौन सी ज़रूरत पेश आ गई थी तुम्हें आज? वैसे आज तुमने उस ज़हीर अहमद को अच्छा सबक दिया है। सबक देने से क्या मतलब है तुम्हारा? अब वो किसी को सबक देने के काबिल ही कहाँ रहा है यार। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसके चोटें ज़रूर शदीद आई हैं। एक बाजू की हड्डी 2 जगह से टूट गई है, टांगे दोनों टूट गई हैं, जख्म भी खासे आए हैं, मगर वो मरा नहीं है और ना ही मरने का कोई इम्कान है उसके। अलबत्ता एक लंबे अरसे के लिए बिस्तर से ज़रूर लग गया है वो। अच्छा? आबी ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, कमाल लोग हो यार तुम भी। आस पास दूर दूर तक तुम्हारा कोई पता निशान नहीं होता, फिर भी हर बात की खबर हो जाती है तुम्हें। हम तो उसे मुर्दा समझ कर ही छोड़ आए थे वहाँ, और तुमने मेडिकल रिपोर्ट भी देख ली उसकी। इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं आबी भाई। जो जिम्मेदारियां हमने अपने सर ले रखी हैं उनका तकाजा यही है कि हम अपने दोस्तों और दुश्मनों के बारे में पल पल की खबर रखें। गफलत हम किसी की तरफ से भी नहीं बरत सकते। क्या मालूम हमारी नज़रों से ओझल हो जाने वाला वो एक लम्हा ही हमारी बर्बादी का सबब बन जाए। हमें हर वक्त चौंकिना और बाखबर रहना पड़ता है। इसके बावजूद दुश्मन कुछ ऐसी चालें चल जाते हैं जिनकी हमें कोई खबर नहीं हो पाती। यही देखें कि जिलानी के बताने से पहले हम बाबा इज़ाक की हकीकत से बिल्कुल बेखबर थे, हालांकि यहाँ वही उनका सरखेल है। जिलानी ने उसके बारे में बताया तो हमें यकीन नहीं आया था, लेकिन जब हमने उस बहरूपे को नज़र में रखकर तफ्तीश की तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं। खैर छोड़ इस किस्से को, और अब ये बताएं आप लोग मुझे कि मैं आप हजरात की क्या खिदमत कर सकता हूँ। किस सिलसिले में आए हैं आप दोनों मेरे पास? मैंने कहा, क्या ये ताज्जुब की बात नहीं फिरोज कि तुम एक एक पल की खबर रखने का दावा कर रहे हो मगर हमारे आने का मकसद नहीं जानते? ओह, तो इसका मतलब यह हुआ कि ज़हीर अहमद के साथ फैसला कुन मार्के के बाद भी कोई गड़बड़ हुई है? वो चौंक कर बोला, हाँ, बहुत ज़बरदस्त किस्म की गड़बड़ हो गई है। आबी ने जेराल्ड का पेट चाक कर डाला है। कि जेराल्ड कौन है? वही तुम्हारा जर्मन सनतकार जिसे तुम लोग अलेक्जेंडर के नाम से जानते हो। अच्छा, मगर क्यों? ऐसा कैसे हो गया? शाम को बाबा इज़ाक के आस्थाने की तरफ गए थे ना तुम लोग लिज़ी के साथ, तो क्या वो वहाँ आस्थाने पर मिल गया था तुम्हें? मगर उसे झगड़े की नौबत कैसे आ गई? वो बहुत हैरान हुआ। मैंने उसे सारा वाक़या सुना दिया। तफसील सुनने के बाद फिरोज़ बोला, मेरा ख्याल है तुमसे अंदाज़ा लगाने में कोई गलती हो गई है। इस मामले में कसूरवार जेराल्ड ही है, और ये बात लिज़ी अच्छी तरह जानती है। वो तुम्हारे साथ थी और उस सारे वाक़े की यानी शाहिद है वो। चुनाचे तुम पर या आबी पर इस सिलसिले में कोई इल्ज़ाम आने की मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं है। फिर क्या तुम्हारे ख्याल में हमें वापस चले जाना चाहिए वहीं? आबी ने ज़रा तल्ख़ लहजे में कहा, मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं है। तुमने गलत मतलब अखज़ किया है मेरी बात का। फिरोज़ उसके लहजे की तलख़ी को नज़रअंदाज करके बोला,
تم یہ بھول رہے ہو کہ وہاں سے نکلنے کے بعد تمہارا تعاقب کیا گیا تھا، اور تعاقب کرنے والے گو اب کسی کو کچھ بتانے کے قابل نہیں رہے ہیں، لیکن اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ تعاقب کے دوران انہوں نے تم دونوں کے بارے میں اپنے ہیڈ کوارٹر کو کوئی اطلاع نہ دی ہو۔ انہوں نے یقیناً ایسی اطلاعات پہنچا دی ہوں گی جن کی وجہ سے اب تمہاری پوزیشن خراب ہو چکی ہوگی، مگر یہ سب میرا اندازہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے سے قبل تم شرافت علی کو فون کر کے صورتحال کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر واقعی شرافت علی تمہارے ساتھ مخلص ہے تو وہ تمہیں سب کچھ صحیح بتا دے گا، دوسری صورت میں وہ گول مول باتیں کر کے تمہیں واپس آنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہاں، یہ تو تم نے ٹھیک کہا۔ مجھے بتاؤ ٹیلی فون کدھر ہے، میں بھی اس سے بات کرتا ہوں۔ میں نے فیروز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ آبی بولا، لیکن پتہ نہیں وہ بنگلے پر پہنچا بھی ہوگا یا نہیں، ہم تو بس اچانک ہی مڑ گئے تھے۔ اگر اس نے ہمیں مڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا تو پتہ نہیں کہاں کہاں ہمیں ڈھونڈتا پھر رہا ہوگا، کہیں وہ بدگمان نہ ہو گیا ہو ہماری طرف سے۔ ابھی معلوم ہو جائے گا۔ اگر وہ بنگلے پر نہیں ہوا تو میں اس کے گھر فون کروں گا، دونوں جگہ نہیں ملا تو کچھ دیر بعد پھر ٹرائی کریں گے۔ بہرحال اس سے بات کرنا بے حد ضروری ہے ہمارا، ان لوگوں کے درمیان بس وہی ایک دوست ہے، اسی سے صحیح صورتحال کا علم ہو سکتا ہے ہمیں۔ فیروز مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک دوسرے کمرے میں گیا جہاں ٹیلی فون رکھا تھا۔ میں نے فوراً ریسیور اٹھا کر شرافت علی کے اس بنگلے کے نمبر ڈائل کرنا شروع کیے جہاں اس نے ہمیں ٹھہرایا ہوا تھا۔ دوسری گھنٹی پر فون ریسیو کر لیا گیا اور ریسیور اٹھانے والا شرافت علی تھا۔ میری آواز سنتے ہی وہ بولا، میں تمہارے ہی فون کا انتظار کر رہا تھا یہاں۔ اچھا، حیرت ہے، تمہیں یہ یقین کیوں کر ہو گیا کہ میں تمہیں فون ضرور کروں گا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ میں نے تمہیں شارع قائدین پر مڑتے دیکھ لیا تھا اور اس زرد رنگ کی مزدہ کو بھی تمہارے پیچھے جاتے دیکھا تھا، پھر میں نے تم لوگوں کے قریب جانا مناسب نہ جانا اور سیدھا صدر کی طرف نکلتا چلا گیا۔ صدر میں تھوڑی سی شاپنگ کی تاکہ اگر کوئی میری نگرانی کر رہا ہو تو یہ سمجھ لے کہ میں شاپنگ کی غرض سے نکلا ہوں۔ اس کے بعد بنگلے پر واپس آ کر تمہارے فون کا انتظار کرنے لگا۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا۔ لزی تو ابھی واپس نہیں آئی ہوگی؟ نہیں، وہ ابھی نہیں آئی ہے۔ ویسے میں نے دربان کو ہدایت کر دی ہے کہ اگر کوئی تم دونوں کے بارے میں پوچھے تو وہ کہہ دے کہ تم دونوں شام کے قریب میم صاحبہ کے ساتھ گئے تھے، اس کے بعد سے اب تک واپس بنگلے پر نہیں پہنچے ہو۔ یہ تو ٹھیک ہے یار، لیکن ایک اور گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ایک سفید کرولا کار میں جیرالڈ کی سیکرٹری اور ایک اور شخص نے ہمارا تعاقب کیا تھا۔ ان کی کار اور وہ دونوں تو کارساز کے قریب ایک حادثے میں کام آ گئے ہیں، لیکن مجھے شبہ ہے کہ انہوں نے تعاقب کے دوران ہمارے اور ہمارے دوستوں کے بارے میں کسی کو کوئی رپورٹ دی ہوگی۔ چنانچہ تم یہ پتہ کرو کہ وہ لوگ ہمارے بارے میں کس انداز میں سوچ رہے ہیں۔ اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ تم بنگلے پر رک کر لزی یا اس کے فون کا انتظار کرو، وہ ضرور تمہیں ہدایت دے گی ہمارے بارے میں۔ یہ ٹھیک کہا تم نے۔ جیرالڈ کی سیکرٹری نے اگر کوئی ایسی ویسی رپورٹ دی ہے تو لزی ضرور اس سلسلے میں مجھے بتائے گی۔ میں تھوڑی دیر میں دوبارہ فون کروں گا تمہیں۔ اگر کوئی خطرے والی بات ہو تو میری آواز سنتے ہی رانگ نمبر کہہ کر فون رکھ دینا۔ یہ بھی کوشش کرو کہ جیرالڈ اور آبی کے بارے میں ہائی کمان یعنی اس بہروپیہ بابا کے تاثرات کیا ہیں۔ یہ معلوم کرنے کی کوشش میں پہلے ہی کر چکا ہوں، لیکن ابھی تک کوئی سنگن نہیں مل سکی۔ ٹھیک ہے، تم کوشش جاری رکھو اپنی، میں پھر فون کروں گا تمہیں۔ ہمارے آئندہ اقدام کا تمام تر دار و مدار اب تمہاری طرف سے ملنے والی اطلاع پر ہے۔ اچانک فیروز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا، وہ شاید کچھ کہنا چاہتا تھا مجھ سے۔ میں نے شرافت سے ہولڈ کرنے کے لیے کہا اور فیروز کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ بولا، اس بنگلے میں تم کئی دن سے رہ رہے ہو، کیا یہ ممکن نہیں کہ اس فون پر ہونے والی گفتگو ٹیپ کی جاتی ہو؟ ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے جس سے یہ ظاہر ہو سکے کہ ایسا ہوتا ہوگا۔ شاید اب تک تم نے اس فون پر کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی ہوگی۔ فیروز نے خیال ظاہر کیا۔ ہاں، میں نے ذہن پر زور ڈال کر یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ویسے آج ظہیر احمد نے مجھے فون کر کے دھمکیاں دی تھیں۔ اگر فون ٹیپ کیا جا رہا ہوتا تو ان لوگوں کو ظہیر احمد کی دھمکیوں کے بارے میں ضرور معلوم ہو جاتا، لیکن جب ہم ظہیر احمد سے نمٹنے کے بعد آستانے کی طرف گئے تو جیرالڈ نے ہمارے دیر سے آنے کی شکایت کی تھی۔ اس کی باتوں سے یہ بالکل ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ ظہیر احمد اور میرے درمیان ہونے والی چپکلش کے بارے میں کچھ جانتا ہے۔ یوں بھی وہ فون ان کے قابل اعتبار آدمی کا ہے، ایک ایسے شخص کا جو ان کی صرف ظاہری حالت سے واقف ہے، ان کی حقیقت کا کوئی علم نہیں رکھتا۔ خیر، ابھی اس سے کچھ مت کہو، تھوڑی دیر بعد دوبارہ فون کرو گے تو کچھ اندازہ ہو سکے گا۔ فیروز نے کہا۔ میں نے شرافت علی سے کہا، اچھا یار جی، کوئی اور بات تو نہیں کرنا ہے تمہیں؟ میں سلسلہ منقطع کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ فون کرنا، شاید اس وقت میں صورتحال کے بارے میں صحیح طور پر بتا سکوں تمہیں۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں گھنٹے کے بعد فون کروں گا، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر میں نے ریسیور رکھ دیا۔ مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ صبح میں نے شرافت علی کے ساتھ ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک ہوٹل میں ناشتہ کیا تھا، اس کے بعد سے اب تک کچھ کھانا نصیب نہیں ہوا تھا۔ دوپہر کے بعد آبی نے مجھے سوتے سے جگایا تھا اور جب سے اٹھا تھا بھاگ دوڑ ہنگامہ رائی نے مہلت ہی نہیں دی تھی۔ اب ذرا فرصت میسر آئی تو بھوک کا شدید احساس ہوا۔ میں نے فیروز سے کہا، یار فیروز، بڑے زور کی بھوک لگی ہے میرے بھائی،
कुछ खाने पीने का बंदोबस्त भी है यहाँ पर या नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी इंतज़ाम किए देता हूँ। 1 घंटा तो इत्मीनान का है तुम्हारे पास, इतनी देर में खाना वगैरह खा लो। हाँ यार, भूख तो मुझे भी अच्छी खासी लग रही है इस घड़ी, खाने का इंतज़ाम ज़रूर करा दो भाई। आबी ने भी जल्दी से कहा। फिरोज़ उठकर हमारे लिए खाने का इंतज़ाम करने चला गया। मैंने कहा, यार आबी, ये जो कुछ हुआ है अच्छा नहीं हुआ। और हमारे साथ पहले कब अच्छा हुआ जो अब अच्छा हो जाएगा? हमारा तो काम ही तूफानों से मुकाबला करना है। वैसे जिलानी, उस कुत्ते जेराल्ड के साथ जो कुछ किया मैंने, वो कुछ ज़्यादा बुरा नहीं किया। आखिर तो हमें एक दिन करना यही है उन सबके साथ। उन कुत्तों को हम अपनी धरती पर मजीद गड्ढे खोदने की इजाज़त तो नहीं दे सकते ना। और अब जब ये सिलसिला चल ही निकला है तो हमें जल्द अज जल्द बकिया लोगों का भी झटका कर ही देना चाहिए। क्यों ना आज ही रात हम उस बहरूपिये को भी ज़्यादा बोझें। लगता तो ऐसा ही है मुझे कि अब यही करना पड़ेगा। अभी वो हमारी तरफ से मुतमईन है, ज़्यादा खतरा महसूस नहीं कर रहे होंगे वो हमसे, बल्कि शायद वो इस खुशफहमी में मुब्तला होंगे कि जब चाहेंगे हमारा गला दबोच लेंगे। लिहाजा उनके होशियार होने से पहले उनकी शरक काट देना चाहिए हमें। फिरोज़ आए तो फिर कोई प्रोग्राम बनाते हैं सिलसिले में। मैंने कहा, ओए लानत भेज यार उस फिरोज़ पर, उसे इस मामले में घसीटने की क्या ज़रूरत है? उस डब्बा पीर के लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। साले की सारी चालाकी और अय्यारी निकाल कर बाहर ढेर ना कर दूँ तो आप ही ना कहना मुझे। इससे पहले भी हमें कितने तुर्रम खान मिले हैं, उन सब से हम अकेले ही तो निमटते रहे हैं। फिर अब क्या हो गया कि दूसरों की तरफ देखने लगा तू ये बात भूल रहा अभी कि अब से पहले जिन लोगों से हमारा वास्ता पड़ता रहा है वो भी हमारी ही तरह के थे, अपने जोरे बाजू पर भरोसा करने वाले। उनमें से किसी का भी ताल्लुक किसी ऐसी तंजीम से नहीं था जिसकी जड़ें सारी दुनिया में फैली हुई हों, बल्कि वो तो कोई छोटी मोटी बैनुल मुल्की तंजीम के भी रुकन नहीं थे, इसीलिए वो हमारे लिए कोई परेशानी पैदा नहीं कर सके। ये तू कैसे कह रहा है? वो जिनके पीछे हम अमृतसर वगैरह तक दौड़े चले गए थे वो कोई मामूली लोग थे क्या? बाकायदा सरकार दरबार से ताल्लुक था उनका और भारतीय हुकूमत की पुष्टपनाही हासिल थी उन्हें, मगर हम उनके घरों में घुसकर निपटा आए थे उन्हें। हाँ सच कह रहा तू, मगर वो सब इसी खित्ते के बासी थे। उनका मिजाज, तहजीब व तमद्दुन, खसाइल हमसे बहुत मिलते जुलते थे और उनके वसाइल के बारे में हम अच्छी तरह जानते थे, जबकि इनके बारे में अब तक हमें जो कुछ मालूम हुआ है वो बेहद हैरान कुन है। जदीद तरीन साइंसी आलात उनके पास हैं जो मीलों दूर बैठे हुए दुश्मन की नकलो हरकत की उन्हें हर वक्त खबर देते रहते हैं। उनसे टकराने के लिए उन्हीं जैसे वसाइल की ज़रूरत है मेरे भाई, जो फिरोज़ के तावन से ही हासिल हो सकते हैं। ये वसाइल तो मुझे यूँ लगता है तेरे पास भी बहुत हो गए हैं। अमेरिका के एक ही दौरे ने तुझे बहुत अहम शख्सियात की लाइन में खड़ा कर दिया है। तेरे सोचने का अंदाज बड़ी हद तक तब्दील हो गया है और साइंस मुझे तेरे सामने बेबस नज़र आने लगी है। क्या मतलब है भाई तेरी इस बात का? यह साइंस की बेबसी का जिक्र करके क्या जाहिर करना चाहता है तू? मैंने चौंक कर पूछा। ये साइंस की बेबसी नहीं है कि तेरे सामने पिस्तौलें और स्टैंड गनें कान पकड़ लेती हैं अपने? अच्छा ये बात है, तू भूला नहीं अब तक उस किस्से को? ये भूलने वाली बात नहीं है। ऐसा वाकया जो होशो अकल गुम करके रख दे भुलाया जा सकता है कभी क्या? अब यार तुझसे छुपाने वाली बात नहीं है ये, मैं खुद तुझे बता देना चाहता था, बस ध्यान नहीं रहा मुझे। अच्छा तो इसका मतलब है कोई करामत हासिल हो गई है तुझे जिसका इल्म औरों को नहीं है? आप भी शौकी से आंखें नचाकर बोला। हाँ, मगर वो करामत मुझ में नहीं, इस अंगूठी में है। मैंने उसे उस तिलिस्मी अंगूठी के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया।